ओके, चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था? उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो गई थी? आई वॉन्ट अ मोर स्पेसिफिक आंसर। किस चीज़ की डेफिनेशन कवर हुई थी? कल हम लोगों ने, गलत नहीं कह रहा था, एटीट्यूड के बारे में समझ लिया था। क्या है? हम लोगों ने कल बात की थी कि स्केल क्या है, टेस्ट क्या है। ठीक है, हम लोगों ने स्केल के बारे में जब बात की तो बात आई थी मेजरमेंट की। ठीक है, और मेजरमेंट का मतलब हम लोगों ने समझ लिया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या स्थान का वह गुण जिसको हम पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर अंक प्रदान करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ठीक, ओके। अब इस मेजरमेंट में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा कि मेजरमेंट भी कई प्रकार का होता है। याद है कुछ? हाँ बताइए। उनको कहे बता रही, सवाल मैं पूछ रहा हूं, जवाब उनको दे रही, ये कौन सी बात हुई? हाँ, कितने प्रकार का होता है? खुशी, नंबर तो अच्छे मिले थे। नोट्स तुम्हारे भी वही रेत वाले हैं क्या? वाह, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फर्स्ट ईयर कैसे पास किए तुम लोग? ईमानदारी से बताना। हाँ, अनसॉल्व से। अनसॉल्व का नाम ही है अनसॉल्व। वो कहाँ से पास कराए? हाँ हाँ, डी कुमार से ही बोला आपने, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। हाँ? पर ये गलत है। कहीं से कुछ याद आ रहा है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। हाँ 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 हाँ, दीज आर द मेजरमेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, जिसको हम कहते हैं स्केल्स। मैंने क्या बताया? स्केल्स के आगे मेजरमेंट लिखा है ना भाई। तो मेरे से तो नहीं बताई, मुझसे नहीं बताई, तो मैं कैसे मान लूँ? वो तुम चाहे जिसको बताओ, दुनिया जहान को बताते, पर मुझसे नहीं बताओ, मैं कैसे? आज बच्चे तो ये कहते हैं सर कॉपी में नहीं लिखे, सर हमारी नोट्स वाली कॉपी में आके देखिए सब लिखा है सर, आप हमको नंबर नहीं देते। चलो, तो मेजरमेंट भी कई तरीके का होता है और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के एट्रीब्यूट को, किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर रहे हो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्टली मेजर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और ज़्यादातर जो हम लोग जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जिस तरीके के टूल्स के साथ, जिस तरीके के कंसेप्ट के साथ हम लोग डील करते हैं, इंटेलिजेंस, इमोशन, मोटिवेशन, दीज आर द नॉन या इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स हैं। इंटेंजिबल का मतलब क्या हुआ? कि जिसको आप छू नहीं सकते हो, स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिनको भौतिक रूप में नहीं देखा जा सकता। दे आर हाइपोथेटिकल, परिकल्पनिक हैं। इनकी परिकल्पना के आधार पे कोई कहे मोटिवेशन, मोटिवेशन किसी को दिखा है क्या? ठीक है, मैं मोटा वेट हो सकता हूं, मोटा भी और वेट वाला भी, पर मेरा मोटिवेशन क्या है वो नहीं पता आपको। पर इसका आप क्या कर सकते हो? इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ माई बिहेवियर। मेरे व्यवहार के आधार पे आप मेरे अभिप्रेरणा का क्या कर सकते हैं? इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, उनके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं? क्वालिटेटिव की साइड चले जाते हैं। जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, और जो तुमने भी कहा मेजरमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो प्रभु चरण कहाँ हैं आपके? जब आप नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव में आप कैसे जा सकते हैं? जब आप नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव में कैसे जा सकते हैं? क्वालिटेटिव तो एक अलग तरीके का असेसमेंट हुआ, ये क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। हम ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात करें, जब हम यहाँ पे मेजरमेंट की डेफिनेशन में हम कह रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग द नंबर्स, वी आर असाइनिंग द नंबर्स, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट होते हैं, बट अभी हम जिस चीज़ के बारे में डील कर रहे हैं वो क्या है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट में जो
कई तरीके की चीज़ें हैं जिनको हम लोग मेजर करेंगे, अलग अलग तरीके की। तो हमें ये देखना है कि हम एक तरीके से कह लो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आप लोगों को मेजर करना हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों के बच्चे स्टूडेंट बैठे हैं, स्टूडेंट का एज सच कोई अलग से कोई एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो मुझे आप लोगों को समझने के लिए क्या करना होगा, नाम के आधार पे कैटेगराइज करना होगा। क्या करना होगा, नाम के आधार पे कैटेगराइज करना होगा। कई सारे फीचर्स ऐसे होते हैं या कई जगहों पे इस प्रकार का हमें मेजरमेंट करने को मौका मिलता है जहां पे क्या होता है, केवल और केवल नाम होता है, यूनिडायमेंशनल मेजरमेंट कहलाता है। ये एक ही आयाम आप माप रहे हो, क्या क्या चीज माप रहे हो, केवल नाम, ठीक। तो अब अगर मुझसे कहा जाए कि यहाँ पे जो बच्चे हैं इनको आपको मेजर करना है, कैटेगराइज करना है, तो हम ये कहेंगे हाँ भाई नाम के आधार पे कर लो, ठीक है। अब इसमें कहोगे सब नाम के आधार पे कर लेंगे तो क्या मिलेगा, नाम के आधार पे करोगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्या मिलेगा आपको, फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो हम पहला हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल, ठीक है। इससे जो हमें आउटकम मिलता है वो क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डेटा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने किया आर्यन नाम के 2 बच्चे हैं, ठीक है, आर्यन नाम के 2 बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्यन के नाम के आगे 2 टैली लग जाएगी, टैली याद है ना, तो आर्यन के नाम के आगे 2 टैली लग जाएगी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमें डेटा मिला। अब जब हमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डेटा मिलेगा तो हम इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना, कि केवल हम उनकी फ्रीक्वेंसी नाप लें, उसके अलावा कुछ और कर सकते हैं उस पर। 2 आर्यन हो गए तो आर्यन ज्यादा पावरफुल हो गए, हाँ, 2 नेहा हो गए, 2 नेहा है तो ज्यादा पावरफुल हो गए, नहीं, या 3 नेहा हो गए तो कहें चलो आर्यन को पटक के मारते हैं, हाँ, 3 नेहा इज ग्रेटर देन 2 आर्यन। ये सब एक कंक्लूजन हुआ, ये सब इन्फ्रेंस हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते। तो मेरे पास केवल फ्रीक्वेंसी में डेटा होगा। याद रखिएगा मैं क्यों बता रहा हूं इसको, क्योंकि जब हम एनालिसिस करने जाते हैं तब ये डेटा का टाइप हमें बताएगा कि हमें किस प्रकार की एनालिसिस लगानी, ठीक है। चलो नॉमिनल हो गया, नाम के आधार पे हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं फल रखे हैं, कई सारे फल रखे हैं, हाँ, अरे सुन तो लो पूरा एग्जांपल, पहले जंप कर रही है। कई सारे फल रखे हैं और मैं कहूं कि मुझे बताओ एनालाइज करो इस फल को, तो आप कैसे एनालाइज करोगे भाई, आम एक तरफ रख दोगे, केला एक तरफ, हाँ, अंगूर एक तरफ, सेब एक तरफ, संतरा एक तरफ ना, तो सबका आपको क्या करना है, कैटेगराइजेशन कर देना ऑन द बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर, नाम के आधार पे आपको उनको अलग कर देना है, ठीक है। आपको उससे बहुत ज्यादा क्या मिल पाएगा, मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब क्या हुआ भाई, ऑर्डर में, ठीक। इसमें अब 2 चीजें हो जाती हैं। देखिए जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे ये अपने से ऊपर वाली स्केल के गुण को समाहित किए होगा, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेट किए होगा। क्या, ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल स्केल के सारे गुण आ जाएंगे। तो ऑर्डिनल स्केल में और क्या आएगा, नाम के साथ साथ ये भी आएगा कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन दाएं है, कौन बाएं है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन इधर है, कौन उधर है। दैट मीन्स डायरेक्शन, बड़ा छोटा, इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इसके बारे में कौन बताएगा, ये ऑर्डिनल बताता है। पर कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना इधर, कितना उधर, कितना दाएं, कितना बाएं, ये नहीं बताता है। फॉर एग्जाम्पल हम सब लोग अक्सर देखते हैं, एक दरोगा साहब खड़े हैं, 2 दीवान साहब खड़े हैं और 2 सिपाही खड़े हैं, ठीक है ना। कांस्टेबल में भी रैंक होती है, तो एक सिपाही और उसके बाद उसके ऊपर जो सीनियर सिपाही हो जाते हैं वो दीवान, ठीक है। तो हम ये कहें कि साहब हम 4 दीवान मिला के एक दरोगा बना देंगे, नहीं बन पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब हमसे पूछा जाए बड़ा कौन है, दरोगा बड़ा है कि दीवान बड़ा है, दरोगा बड़ा है। तो दरोगा साहब की हाइट जो है 5 फीट 8 इंच थी और जो दीवान साहब की जो हाइट थी वो 6 फीट 5 इंच थी, तो कौन बड़ा है, अभी भी दरोगा ही बड़ा है, पद बड़ा है। अब पूछा जाए कितना बड़ा है दरोगा, हाँ, बता नहीं सकते हो आप, ठीक है ना। आपको ये तो पता होगा, डायरेक्शन तो पता होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पर कितना बड़ा है वो परिमाण मिसिंग है, वो जो मैग्नीट्यूड है जिसके बारे में आपको अंदाजा लगाना है वो अभी भी मिसिंग है। तो ये 2 डायमेंशंस को मेजर करता है। ये फ्रीक्वेंसी केवल एक डायमेंशन का एस्पेक्ट है, ये 2 डायमेंशन को मेजर कर रहा है। क्या,
नाम और ऑर्डर, नेम एंड ऑर्डर। तो इसलिए आपको यहां पे भी क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी प्लस डायरेक्शन। दो डायमेंशंस में आपको चीजें मिल गई। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब हम आते हैं, ये हुआ कि साहब इससे भी हमारा काम नहीं चल रहा, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इन दोनों को मिला के एक और नाम दिया जाता है। अगर कोई भी वेरिएबल या कोई भी एट्रीब्यूट जिसको आप नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल के थ्रू मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका मेजर कर रहे हैं, तो उस तरीके के वेरिएबल को हम बोलते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? कैटेगोरिकल वेरिएबल। ठीक है, क्या बोला जाएगा वो? कैटेगोरिकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमें कैटेगरीज ही मिल रही हैं यहां पे, इसके अलावा कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। क्या मिल रहा है? कैटेगोरिकल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मेल फीमेल, इसमें आप क्या निकाल सकते हो? कौन बड़ा है, मेल की फीमेल? कसम खा के बता रहा हूं, फीमेल बड़ी होती है। हाँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पीछे पड़ जाए ना ऐसी तैसी कर देती है, मत मानो। देख लो, यहां पे भी संख्या देख लो। साइकोलॉजी में लड़कियां बहुसंख्यक हैं, लड़के अल्पसंख्यक हैं। इवन एक सेकंड, पॉज का ऑप्शन आता है क्या? ओके, तो हमें दो चीजें पता चलेंगी, इसके अलावा कुछ खास इससे पता नहीं चलेगा। अब हम लोग आते हैं तीसरी स्केल पे, जिसका नाम है इंटरवल स्केल, या हमें केवल इंटरवल लिखता है, मेजरमेंट टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, ओके। इंटरवल में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, नाम मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ऑर्डर मिलेगा। अब इसमें एक और चीज जुड़ जाएगी, क्या? मैग्नीट्यूड, परिमाण जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाण। वहां बैठने लगे, यहां तो ध्यान ही नहीं है किसी चीज का। ठीक, परिमाण की बात होगी। क्या परिमाण में क्या बात होगी भाई? इसमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये तीनों चीजें मिलेंगी। अब इस मैग्नीट्यूड मिलने की वजह से हमें बड़ी सारी आसानी हो जाएगी। ठीक, मैग्नीट्यूड के मिलने की वजह से हमें बड़ी सारी आसानी हो जाएगी, पर अभी भी इसमें एक ड्रॉबैक है। पर बेसिकली इंटरवल स्केल है क्या? इंटरवल स्केल का कंसेप्ट ये है कि हम कहीं से भी एक आर्बिट्रेरी जीरो को कंसेप्चुलाइज करेंगे। आर्बिट्रेरी जीरो का मतलब क्या हुआ? कहीं पे भी हम एक पॉइंट को मान लेंगे कि दिस इज जीरो, ये यहां पे शून्य है। अब इसके आगे हम इतना चलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? एक यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक यूनिट कहेंगे। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लीकेशन में जितना चलता जाएगा उतनी ही यूनिट वो चीज मेजर की जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बोर्ड पे, यहां पे मैंने कहा कि ये वो मेरा पॉइंट है जहां पे क्या है? जीरो है। जीरो से मैं इतना आगे बढ़ा, ये मेरा एक यूनिट हो गया। ठीक है, अब इस एक यूनिट के बाद इतना और कोई चीज इतनी लंबी है, यहां तक है, तो क्या होगा? एक यूनिट प्लस एक यूनिट। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं। बट दिक्कत यही है कि ये जो हमारा आर्बिट्रेरी जीरो है, ये दिक्कत करेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं इंटेलिजेंस, जो कि हम इंटरवल स्केल पे नापते हैं, मैं कहूं इंटेलिजेंस जीरो है, तो क्या वो एक्चुअली जीरो है? क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी ले रखा है ना, यादृच्छिक कहीं से भी मान लिया हमने कि यहां से जीरो है। इंटरवल स्केल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसका आर्बिट्रेरी जीरो होना। ठीक है, हम कहीं से भी मनगढ़ंत तौर पे कि हम यहां से जीरो मानेंगे, हम वहां से जीरो मानेंगे, मानते रहो। ठीक, अब इसकी भी, इस ड्रॉबैक को भी फुलफिल करने के लिए, इस ड्रॉबैक को भी ओवरकम करने के लिए, इसमें मार्कर इंक खत्म है यार। ओके, अब इस प्रॉब्लम से उबरने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक और स्केल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, या कह लो एक और तरीके का मेजरमेंट हमने डेवलप करा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था, अच्छा,
अभी क्योंकि आर्बिट्रेरी जीरो होने का एक दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत थी, हम चीजों को आनुपातिक संबंध में नहीं बता पा रहे थे, रेशियो के टर्म में। हमें ये तो पता चल गया कि साहब ये बड़ा है, ये छोटा है, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, पर 60-60 IQ के 2 बच्चों को बैठा दिया जाए और एक 120 IQ के एक बच्चे को बैठा दिया जाए, तो क्या वो दोनों बच्चे मिलके इस एक 120 IQ वाले बच्चे की बराबरी कर पाएंगे? नहीं। आप इन दोनों को जोड़ के नहीं कह सकते हो कि ये दुगना हो गया है या ये इनका आधा है। ठीक, जब रेशियो स्केल है तो रेशियो स्केल ये कहता है कि हम एक एक्चुअल जीरो के साथ काम करते हैं। जीरो मींस जीरो। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 2, 6, 8, 1, 9। ठीक है, 9 बच्चों का मतलब 9 बच्चे हैं। पर अगर मैं कहूं इस क्लास में 0 बच्चे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? कि यहां पे कोई भी बच्चा मौजूद नहीं है। ठीक, अगर हम कहते हैं फलानी चीज की जो लेंथ है वो 0 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वहां पे वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहूं आज मेरे क्लास में 8.5 बच्चे आए थे? हाँ नहीं, वो नीचे उसकी इंग्लिश की क्लास चल रही थी तो आधा करके चला गया इंग्लिश में, आधा साइकोलॉजी में। पॉसिबल है ऐसा करना? नहीं। क्यों? क्योंकि वो रेशियो स्केल में उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो इंटरवल और रेशियो स्केल ने मिलकर हमारी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाया है, नो डाउट। बट इंटरवल स्केल में जहां पे आपको ये 3 चीजें मिलती हैं, पर आपको अभी भी बहुत सारी चीजें इसमें मिसिंग हैं। अब जैसे रेशियो स्केल में किसी चीज को आप मेजर कर लेंगे तो आप उसको मल्टीप्लाई करें, सब्सट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, उसे रेशियो के टर्म में बताएं, कोई दिक्कत नहीं। इस क्लास में 8-9 बच्चे हैं, उस क्लास में 18 बच्चे, तो मैं कह सकता हूं उस क्लास में इस क्लास से दुगने बच्चे हैं। पर ये मैं नहीं कह सकता कि एक का IQ 60 है, एक का IQ 120 है, तो ये कह दूं कि ये इससे दुगना स्मार्ट है या इससे दुगना इंटेलिजेंट है ना, ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस किस पे मेजर की गई है? इंटरवल स्केल पे मेजर की गई। तो आप कहोगे साहब रेशियो स्केल ही करना चाहिए था, क्यों इंटरवल स्केल को आपने लिया? ठीक, उसका कारण ये है कि कुछ चीजों के लिए आपके पास वास्तविकता में 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको आर्बिट्रेरी 0 को लेने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप उसके लिए मेजरमेंट नहीं डेवलप कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इमोशन का मेजरमेंट डेवलप करना है, मुझे पेन का मेजरमेंट डेवलप करना है, मुझे इंटेलिजेंस का मेजरमेंट डेवलप करना है, उसके लिए किस चीज की जरूरत होगी? एक आर्बिट्रेरी 0 की जरूरत होगी, तभी हम इंटरवल स्केल पे उसका जो मेजरमेंट है वो डेवलप कर पाएंगे। ठीक, रेशियो स्केल आपको हर तरीके की मैथमेटिकल कैलकुलेशन की सुविधा देता है। वो एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल मेजरमेंट आपको दे देता है। ठीक, कि भाई आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, आपके पास रेशियो भी होगा, आपके पास डायरेक्शन भी होगा, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी होगी, सारी चीजें होंगी, आप उसको जैसे चाहे वैसे हैंडल करें। ठीक है, तो अगर पावर के सेंस में देखा जाए तो लीस्ट पावरफुल और मैक्स पावरफुल, ऊपर से नीचे चलेंगे, पावर हर एक स्केल की बढ़ती चली जाएगी। जितनी ज्यादा पावरफुल स्केल होगी उतनी ही ज्यादा पावरफुल एनालिसिस लग पाएगी। ठीक है, हर तरीके की एनालिसिस लग पाएगी, आपको बहुत सारी छूट होगी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, उससे इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें करने की छूट आपको कौन देगा? आपको रेशियो स्केल देगा। सबसे मिनिमम कौन देगा? वो आपको नॉमिनल स्केल देगा। पर ये चारों स्केल हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हर रोज इस्तेमाल होती रहती है। मैंने आपको बताया दरोगा सिपाही का एग्जाम्पल ऑर्डिनल, फल फूल का एग्जाम्पल नॉमिनल, ठीक है, इंटरवल का एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को कि उसमें कई सारे स्केल्स हैं, या फिर आपका इमोशन को आपको मेजर कर रहे हो, या कुछ भी आप जो कुछ भी पढ़ते हो उसको आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये आपके इंटरवल के हैं। और रेशियो में तो भाई है ही है। हाँ, केल्विन स्केल किस में है? रेशियो में है। टेम्परेचर की जो केल्विन स्केल है वो रेशियो में है, पर फॉरेनहाइट स्केल इंटरवल में है। ध्यान दीजिएगा, एक आध दफे नेट में भी पूछा गया है। ठीक, चलो, हमें अब इतना पता चल गया है, तो हमें हम जो स्केल डेवलप करेंगे वो उसमें से कौन सी स्केल डेवलप करेंगे? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो? इंटरवल स्केल। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि हम जिस तरीके के वेरिएबल से या जिस तरीके के कंस्ट्रक्ट के साथ, नहीं कंसेप्ट नहीं, जिस तरीके के कंस्ट्रक्ट के साथ हैंडल करने वाले हैं, जिसको डील करने वाले हैं, वो कैसा है? वो इस प्रकार का है कि उसके लिए रेशियो स्केल का हो पाना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे? हम डेवलप करेंगे अपना इंटरवल स्केल। ठीक, चलो
अब सवाल ये आता है कि हमें एटीट्यूड समझ में आ गया, हमें स्केल समझ में आ गया, अब हमें इसके डेवलपमेंट पार्ट पे चलना है कि हम इसका विकास कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आपको जो स्टेप्स हैं, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस के स्टेप्स हैं वो लिखवा दे रहे हैं, फिर हम लोग उसको एक एक करके हैंडल करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। तो थोड़ा सा पानी होगा बस। ओके, चलो, तो हमें जो सबसे पहला स्टेप करना है, हम किसी भी प्रकार की रिसर्च करें, कोई भी स्किल डेवलप करें, दिस इज स्किल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च वर्क। ठीक है, तो हम किसी भी प्रकार की रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च की शुरुआत होती है किस चीज से? बैग संभालने से नहीं होती। ये अपना बैग संभाल, लेकिन बैग छीन के ना भाग जाए गुरुजी। हाँ हाँ, स्किल डेवलपमेंट, कौन चीज की स्किल? सबसे पहले शुरुआत होती है उसकी ठीक, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है प्रॉब्लम। समझ में नहीं आता कि जीवन समस्या है कि समस्या जीवन है। हाँ? हाँ, समझना भी समस्या ही है। हाँ, कि जीवन समस्या है कि समस्या जीवन है, ये समझना अपने आप में एक समस्या है। क्या बात, कहाँ से फिलॉसफी पढ़ रही हैं आप? हाँ, ठीक। वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्या करना होगा हमें? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। और ये प्रॉब्लम आएगी कहाँ से? प्रॉब्लम के दो ही सोर्सेज हैं, ठीक है ना। रिसर्च प्रॉब्लम के बेसिकली दो ही सोर्सेज हैं। कौन कौन से? क्या बात है, कहाँ से पढ़ के आ रहे हो भाई? मैंने पढ़ाया क्या कभी? दो सोर्सेज हैं, लैक या गैप ऑफ नॉलेज। दूसरा बताओ, दोनों को एक में ही मर्ज कर दिया, उससे थोड़ी बनेगा। एक तो ये हो गया कि आपको पता नहीं है उस चीज के बारे में, गैप ऑफ नॉलेज। दूसरा, चंद्रमा पे बड़ा सारा काम हो रहा है ना, उस पे बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं। एक रिसर्च कहती है पानी है, एक रिसर्च कहती है पानी नहीं है। सही क्या है? और रिसर्च होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? और रिसर्च होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ नॉलेज। कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ नॉलेज, विरोधाभास। ज्ञान का विरोधाभास हो या फिर ज्ञान में अल्पज्ञता हो, मतलब अल्पज्ञता मतलब इन द सेंस कि लैक ऑफ नॉलेज हो। दो ही कंडीशंस में आपको समस्या मिलेगी। क्या मिलेंगी? समस्या दो ही कंडीशंस में मिलेगी। या तो आपको उसके बारे में पता ना हो, लैक ऑफ नॉलेज, या फिर कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ नॉलेज। अक्सर मैं एडमिशन सेल में बैठ रहा हूँ, पिछले 15 दिनों से वही था, ठीक है। 2 दिन से यहाँ आने का मौका मिल पा रहा है, तो देख ही रहे हो 2 दिन में जितनी देर कितने कम से कम 8-10 फोन काट चुका हूँ मैं, ठीक। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फोन आता है, या गैप ऑफ क्या नाम कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ नॉलेज की वजह से फोन आता है। दो ही वजहों से फोन आता है। सर ये बता रहे हैं कि वेबसाइट नहीं चल रही है। नहीं, हम कहते बेटा चल रही है। कहा हाँ सर, वो हमारा दोस्त बोल रहा है चल रही है। तो हम कहते तुम चाहते क्या हो, चलाएं कि ना चलाएं? कहा नहीं सर, बस ये कंफर्म करना तक चल रही कि नहीं चल रही। हम कहा बेटा मैं नहीं कंफर्म करा सकता, तुम करो। मैं बोलूंगा चल रही है, तुम बोलोगे नहीं चल रही, फिर तो बतिया तो वही होगी ना। हमने कहा अगर हो तो आ जाओ, कॉलेज आ जाओ। दूसरा फोन कैसा आता है?
सर एडमिशन हो रहा है क्या, हमको पता नहीं है। गैप ऑफ नॉलेज। आप देख लीजिए अपने दिन भर में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो इन्हीं दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगी, या तो गैप ऑफ नॉलेज होगा, लैक ऑफ नॉलेज होगा, या फिर कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ नॉलेज होगा। हाँ, घर में गए, पिताजी ने लगाया थप्पड़, पड़ाक, काहे मारे? हाँ, किसके साथ घूम रहे थे? दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ? हाँ, मतलब एक दोस्त था। हाँ, तो दोस्त था वो, ठीक है, वो महिला मित्र थी। महिला मित्र थी? नहीं, वो मतलब क्लासमेट थी। ठीक। हाँ, पिताजी अभी भी इंटरोगेट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये वहाँ भाई क्लासमेट थी, अच्छी बात है। तो क्या नहीं, बस वो क्लासमेट थी, उसको घर तक छोड़ने जा रहा था। चलो ठीक है, गैप ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बेचारा थप्पड़ खा गया। कोई सीन नहीं था, फिर भी थप्पड़ खा गया, ठीक है। पर अगर सोचो उसी में इसकी छोटी बहन या बड़ी बहन आके बोल दे कि नहीं, घर छोड़ने जा रहे थे वो ठीक था, वो चॉकलेट खिलाना, वो फूल दिलाना, ये घर छोड़ते समय कौन करता है भाई? अब क्या हुआ, सूचनाओं में क्या हो गया? क्लैश हो गया। पिताजी ने जो बचे खुचे अस्त्र थे, बेल्ट, जूता, चप्पल, वो सब उतार के फिर उनको ढंग से पूछा है, उन्होंने बता भी दिया, ठीक है। एक वो आता ना शो, इंडियाज गॉट टैलेंट, देखते हो? कोई देखा है? अभी जो उसका लेटेस्ट आया था, पता नहीं किसमें है, कि एक फादर आए थे, बड़े ही सपोर्टिव फादर, उनका बच्चा आया था एंड बड़ा ही मतलब आई वांट टू बी बिकम अ डैड लाइक दैम ना, उसके जैसा जो कहते हैं, मैं पिता बनना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को सपोर्ट करता हूँ, भाई करो जो करना है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही करो, किसी को कष्ट ना पहुंचे, बस इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वजह से किसी दूसरे को दुख ना पहुंचे, किसी दूसरे को कष्ट ना हो, बाकी सही गलत तुम जो तुम करो सही करो, अच्छी बात है। वो आया बंदा जो कहते हैं, उसने बताया कि वो क्या तो कर रहा था, हाँ वो कारों की आवाज़ निकाल रहा था, अलग अलग कार ना, जो फरारी और पता नहीं लैम्बोर्गिनी कौन कौन सी हैं, सारी कारों की आवाज़ निकाल रहा था। तो पिताजी आए तो वो बताता है, पिताजी ने वो एक्सेप्ट किया, कहा कि वैसे ये इनको नहीं पता है कि मुझे पता है कि इनके गर्लफ्रेंड भी है, और उस गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। अच्छा, बच्चों का होता क्या है, बच्चे ये सोचते हैं कि हम मम्मी के साथ शेयर कर लेंगे, अब मम्मी जो है पापा से शेयर नहीं करेगी, क्योंकि वो शर्त लगाते हैं, पापा को नहीं बताओगे तभी बताऊंगा, ठीक है। तो मम्मी एकदम, अरे क्यों, तुम्हारे पापा को आज तक कोई बात पता चली? हाँ, नहीं पता चली। भूल जाते हैं बच्चे, चले तुम्हारे आने से पहले वही दो थे, ठीक है ना, वो दोनों मिलके तुम्हें लाए हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है एक दूसरे शेयर नहीं करेंगे चीजें? ठीक है, शेयर करेंगे, पर उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ये बातें कहीं बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, ये वो बच्चों का ऐसा राज होता है जो 3 लोगों के बीच में रहता है, जिसकी जानकारी 2 लोगों को होती, ठीक। तो एक ऐसा मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि भाई अपने बच्चे को सपोर्ट करना, उन्होंने कहा मेरा बच्चा कुछ भी करे मुझे उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ गलत ना करे, ठीक है ना, वो जो बनना चाहता है बने, जो करना चाहता है करे, बस कुछ गलत ना करे, गलत संगत में ना पड़े। चलिए हम आते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें हम एक स्टेप जोड़ लेते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रॉब्लम ले ली, जैसे मैं अभी ओबी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, हम लोगों ने एक आध यूनिट कंप्लीट कर ली है उसकी, ओबी एक आध यूनिट कंप्लीट हुई है? नहीं, ओबी कहाँ तक पढ़ा दी है? आई थिंक वो अप्रोचेस चल रही ना, हाँ अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चल रहा है, हॉथॉर्न स्टडी चल रही थी ना, ठीक है। चलो जब हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, तब हम जब इंडिविजुअल प्रोसेस पे पहुंचेंगे तो हमें वहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन या मोटिवेशन एट वर्क प्लेस, ये सब चीज़ें पढ़नी होंगी। तो अब जब हम उसमें पढ़ेंगे, और हमारी एक प्रॉब्लम ये होगी कि हमें नाउ वी हैव टू बेसिकली जॉब सेटिस्फैक्शन एक इज अ पार्ट ऑफ जॉब एटीट्यूड, ठीक है ना, जॉब के प्रति क्या एटीट्यूड रखते हैं आप लोग, अपने काम के प्रति क्या एटीट्यूड रखते हैं, उसका एक हिस्सा है जॉब सेटिस्फैक्शन। और फॉर एग्जांपल हमें इसके लिए स्केल डेवलप करनी है, क्या करना है, इसके लिए हमें स्केल डेवलप करनी है, तो हम क्या करेंगे, जम्हाई लेंगे। पराठा खा के ना आया करो, ठीक है ना, कोई भी ऑयली चीज खा के आओगी तो पक्का है जम्हाई आएगी, अदरवाइज नींद पूरी करके आया करो,
ठीक है, नींद नहीं पूरी है कि पराठा खा के आई हो, बोले बताओ। हाँ, ले, ये कह रही ज्यादा सोने से जम्हाई आती है। कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ नॉलेज, बैठ के रिसर्च करो कि हो क्या रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कम सोई है, कह रही ज्यादा सोई। बेटा हर कोई तुम्हारी तरह सुखी नहीं होता है ना, कि दिन में 3-4 घंटा जग लिया और फिर उसके बाद कहता हो माय गॉड अभी फिर 20 घंटा सोना है, हैं? ठीक, तो चलो, हमने अपने जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया कि साहब हमें जॉब सेटिस्फैक्शन पे क्या करना है, स्केल बनाना है। तो हमारे लिए जो हमारा मेन वेरिएबल है वो आइडेंटिफाई हो गया। क्या है हमारा मेन वेरिएबल? जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा स्टेप होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद होता है आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। और ये मैं एक इन जनरल किसी भी रिसर्च के स्टेप्स बता रहा हूं, या आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करें, कोरिलेशनल रिसर्च करें, हाँ किसी भी तरीके की रिसर्च करें, आपको स्टेप्स ऑलमोस्ट यही फॉलो करते हैं। मोटा माटी यही रिसर्च के स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। तो पहले आपको अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होगी, फिर सेकंड लेवल पे आपको अपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने होंगे, फिर थर्ड लेवल पे आप आके क्या करोगे? डिफाइनिंग द वेरिएबल्स। आपको अपने वेरिएबल्स को क्या करना होगा? डिफाइन करना होगा। क्या करना होगा? डिफाइन करना होगा, परिभाषित करना होगा। और अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया था कि हम लोग वेरिएबल्स को कितने तरीके से डिफाइन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव एंड ऑपरेशनल। ठीक है, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से नहीं पूछूंगा, खुद ही बताता चला जाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या हुआ? क्या जब पूछो, अरे मुझसे पूछ लिया करो ना, मुझे पता है, मैं लिख रहा हूं। ये चिड़िया की टांग मेरी है, मैं बता सकता हूं और कोई नहीं बता सकता। और उस पर से डॉक्टर भी हूं, तो डॉक्टर की लिखावट तो कोई नहीं समझ सकता ना, केवल कंपाउंडर समझ सकता है। ठीक है, तुम लोग अभी जूनियर कंपाउंडर हो। ठीक, जो पीएचडी कर रहे हैं वो कंपाउंडर हो चुके हैं, उनको मेरी राइटिंग समझ में आ जाती है। मैं अपनी सुपरवाइजर की राइटिंग 2-3 महीने में समझने लगा था, 2-3 महीने लगे थे। हाँ, लिख देती थी, मैं फिर बाद में बैठ के डिक्शनरी खोलता रहता था, 3 वर्ड मिल गए, इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है। ठीक है, बाद में धीमे धीमे समझ में आ गया, अच्छा इसका ये लिखती हैं तो आई है, ये लिखती हैं तो ई है, ये लिखती हैं तो सी है, ये लिखती हैं तो डी है। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। बताओ कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब? बुकिश, जिसको हम बोलते हैं, जो किताबों में मिले, जो डिक्शनरी में मिले, जो कहीं पे किसी किताब के थ्रू, किसी उस माध्यम के थ्रू डिफाइन की गई हो, या आप इसको बोल सकते हो डिक्शनरी बेस्ड डेफिनेशन, शब्दकोश आधारित जो परिभाषा है। ठीक है, किताबों की जो परिभाषा है, जो किताबों में लिखी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग, हम लोगों ने काफी पढ़ा है। लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? थोड़ा तेज बोलो। गुड, आधा तो खा गई, कैंटीन खुली नहीं आज। हाँ, आधी डेफिनेशन दी है उन्होंने, कौन पूरा करेगा इसको? गुड, relatively permanent change in behavior due to practice, exercise and experience, and not because of altered state of consciousness, drug or any other psychoactive ingredients. ठीक है, किसी भी साइकोएक्टिव ड्रग्स की वजह से, किसी भी ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन को जो होगा, जो भी व्यवहार में आपका परिवर्तन होगा, वो लर्निंग नहीं कहलाएगा। लर्निंग किससे आएगी? वो आपके एक्सपीरियंस से आएगी, वो आपके प्रैक्टिस से आएगी, वो आपकी एक्सरसाइज से आएगी, और वो क्या होगी? अपेक्षाकृत स्थायी होगी। अपेक्षाकृत क्या होगी? स्थायी होगी। ये तो बुकिश डेफिनेशन है। अब मैं अगर कहूं किसी बच्चे को मैं कोई चीज सिखा रहा हूं और मुझे लर्निंग की ऑपरेशनल डेफिनेशन चाहिए, तो क्या होगा? ऑपरेशनल डेफिनेशन लर्निंग की याद नहीं आ रहा ना? फर्स्ट ईयर में डांट डांट के पढ़ाया था। फर्स्ट ईयर में तुम लोग एकदम नितांत गधे होते हो, यहाँ आते आते तुम लोग थोड़ा सा खच्चर हो जाते हो, थर्ड ईयर पास होते घोड़े हो जाओगे तुम लोग।
अब कहाँ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पहुंच गए यार। हाँ, तो मैनिपुलेशन ना, तो ये बोलो कि टू डिफाइन अ वेरिएबल इन सच अ वे सो दैट इट कैन बी मैनिपुलेटेड और मेजर्ड। किसी चर को इस प्रकार से व्याख्यानित करना, इस प्रकार से उसका परिभाषा देना ताकि आप उसका क्या कर सको, हस्तचालन कर सको या फिर मापन कर सको, उसको मैनिपुलेट कर सको या फिर उसको मेजर कर सको। अगर आप इस टर्म में उसको डिफाइन कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाएगी। तो मैंने कहा साहब लर्निंग को डिफाइन करने का तरीका क्या है। लर्निंग को डिफाइन करने का तरीका यह है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स टेकन, नंबर ऑफ एरर कमिटेड, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन। नंबर ऑफ ट्रायल और अमाउंट ऑफ टाइम बेसिकली एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक। तो आप ऐसे तो डिफाइन करते हो ना उसको कि कितने प्रयास लिए और कितने प्रयासों में कितने समय में सीखा, कितनी गलतियां की, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे इसके थ्रू ही तो आप लर्निंग को मेजर कर पाओगे। कोई बच्चा है जो 2 गलतियां करता है, 3 प्रयास में चीजें सारी सीख जाता है। एक दूसरा बच्चा है जो 25 गलतियां करता है और 10 प्रयास में सीखता है। तो कौन ज्यादा बेहतर लर्नर हुआ, किसका अधिगम ज्यादा बेहतर हुआ? जो कम ट्रायल्स ले रहा है, जो कम एरर कर रहा है। तो हम जब वेरिएबल को इस प्रकार से डिफाइन करें कि हम उसको क्या कर सकें, मेजर कर सकें या मैनिपुलेट कर सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन। लिख लो। मैनिपुलेटेड और मेजर्ड, ठीक है। अगर IV होगा तो मैनिपुलेट करेंगे और DV होगा तो मेजर करेंगे, ठीक है। हमने इसी की टेबल बनाई थी याद रखने के लिए कि भैया जब जब IV आए तो मैनिपुलेशन होगा, जब जब DV आए तो मेजर होगा, ताकि आपको याद रहे कि किस तरीके से उसको डिफाइन करना, ठीक। चलो, हमने ये जान लिया, हमने अपने वेरिएबल्स को क्या कर लिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। ऑपरेशनली हमने डिफाइन कर लिया। पर यहाँ स्केल कंस्ट्रक्शन के उसमें क्या करता है कि हमें अपनी जो वेरिएबल्स हैं इनको डिफाइन करते समय जब हम करेंगे तो ये जो मैनिपुलेशन वाला जो पार्ट है इसको हम करेंगे क्या कि जो वेरिएबल्स होंगे हम उनको उनके डायमेंशंस में तोड़ लेंगे, उन्हें डायमेंशंस के थ्रू डिफाइन करेंगे। जो यहाँ पे हम ऑपरेशनल डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स को विद द हेल्प ऑफ देयर डायमेंशंस। किसके थ्रू करेंगे, हम उनके डायमेंशंस के थ्रू उसको डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल जॉब सेटिस्फैक्शन है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हुआ, जॉब सेटिस्फैक्शन का एक तो कॉन्स्टिट्यूटिव डेफिनेशन होगा कि कोई व्यक्ति अपने काम से कितना संतुष्ट है, वो अपने वर्क के नेचर से, सैलरी से, प्रमोशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, इन सब से कितना संतुष्ट है, ये उसका मापन है जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक। पर अगर अभी आपको ये कहा जाए इसका ऑपरेशनल डिफाइन करो, तब आप क्या करोगे, तो वही ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफाइन करोगे, फिर सैलरी को डिफाइन करोगे, फिर प्रमोशन को डिफाइन करोगे। ये इसके क्या है, डायमेंशंस, हम इनके डायमेंशंस में इसको बांट लेंगे, ठीक। मैं एक अपना अनुभव बता रहा हूं। एक साधु साहब है मेरे, तो उनके एक मित्र से मेरी मुलाकात हुई लखनऊ में। तो वो बंदा अपने कॉर्पोरेट लाइफ की जॉब से इतना ज़्यादा व्यस्त, मतलब इतना ज़्यादा उबिया गया था, उसने कहा सही बताऊं त्रिपाठी जी, अगर कोई मुझे लखनऊ में रहते हुए उस समय की डेट में कहे 70,000 रुपए दे और कहे कि इसे खड़े होकर गाली दीवार की तरफ मुंह करके और दीवार को दिन भर गाली दो, मैं दे लूंगा। मुझे केवल पैसे से मतलब है साहब, क्या काम करा रहे हो कोई मतलब नहीं। मैंने कहा साहब मैं बीटेक किया, MBA किया, उसका साला कोई काम ही नहीं है यहाँ इस जॉब में। एक्सेल बनाओ, ये बताओ, वो रिपोर्ट करो, और सारा एक्सेल पे बेस्ड है। मैंने कहा हाँ ये बात तो रिसर्च में भी है, हमने पढ़ा बहुत कुछ था पर काम एक्सेल पे ही कर रहे हैं। ऑफिस में भी आ गया हूँ, यहाँ पे भी हूँ, क्या है रिपोर्ट तैयार करनी है, एक्सेल पे जाएगा। हर जगह डेटा मांगा जा रहा है और डेटा हैंडल करने के लिए सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर क्या है, एक्सेल, ठीक। तो आपके जॉब सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए कई आयाम हो सकते हैं। किसी एक आयाम पे आप खुश होगे, किसी एक आयाम पे आप
असंतुष्ट होगे। हो सकता हो मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं कहूँ कि भाई मैं अपने काम के एक आयाम से नाखुश हूँ, जो मेरा जो रोल है वो स्पेसिफिक नहीं है। जब मैं अपॉइंट हुआ था तो मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा गया था फॉर द टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पर्पस एंड अदर एकेडमिक एक्टिविटीज। बस अब मैं उसी अदर में अटका हुआ हूं। टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, इवैल्यूएशन ये सब साइड हो गए हैं। मैं अब बेसिकली अदर एक्टिविटीज में, एकेडमिक एक्टिविटीज में एडमिशन देख लो, ठीक है, अब फलानी चीज देख लो, IQAC देख लो, NAC देख लो, फलाना देख लो, इन्हीं सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया हूं। ठीक, क्यों? क्योंकि हर जगह आंकड़ा चाहिए। क्या चाहिए? आंकड़ा चाहिए, और आंकड़े को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो आपको अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको अब क्या करना होगा? डायमेंशन वाइज तोड़ना होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा? इन वेरिएबल्स के डायमेंशंस को ऑपरेशनल डेफिनेशन में, ये स्टेप जो है यहां से चलेगा ना, ये अगला जो स्टेप है वो ऑपरेशनल डेफिनेशन का हिस्सा है। मैं इसको स्टार बना के लिख रहा हूं। आइडेंटिफाइंग डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल हम जॉब सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, या हम ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एक कंसेप्ट है कि जिसमें आप अपने संस्था के प्रति कितने वफादार हो। एक मून लाइटिंग का कंसेप्ट आया था, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। मैं मून लाइटिंग कोरोना काल में बहुत चला था। हुआ क्या कि लोगों को कह दिया गया वर्क फ्रॉम होम कीजिए। क्या कीजिए? वर्क फ्रॉम होम। जब घर से बैठ के काम करना है तो एक कंपनी क्या 3 कंपनी में काम करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 3 लैपटॉप लगेंगे ना, 3 आईडीज लगेंगी। घर पे इंटरनेट है ही है, 3 लैपटॉप लगाए, तीनों कंपनी के काम हो रहे हैं। एक ही बंदा 3-3 जगह से तनख्वाह उठा रहा है। हो सकता हो आप डे और नाइट शिफ्ट पकड़ लो, एक कंपनी में दिन में काम करो, एक कंपनी में शाम को, रात में काम करो। और ज्यादातर आईटी इंडस्ट्री में कोई ऐसा थोड़ी है कि वहां जाके खड़े होना है, बताना हाँ सर हम प्रेजेंट है सर। अरे वहां पे आपको कोड लिखना है, चीजें बनानी है, आपको कुछ अपने जो कहते हैं जो सॉफ्टवेयर है उनको डिलीवर करना है, प्रोडक्ट बनाना है उसका। तो उसके लिए जरूरी थोड़ी कि आप हमेशा वहां पे हाजिरी लगाते रहो, आप ऑनलाइन दिखते रहो, यही बहुत है। आजकल तो एक नई डिवाइस आई है, आप लोगों को पता है कि नहीं? कर्सर को हिलाते रहने वाली। अब कंपनी अपने लैपटॉप्स दे रही है और उस पर कह रही है कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इससे पता चलेगा कि आपका माउस कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने मतलब एक से एक तरीके निकाल लिए कि कुछ ऐसा कर दिया जिससे माउस हमेशा हिलता रहे, ताकि पता चलता रहे कि काम हो रहा है। अपना सो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम में सो रहे हैं, माउस हिल रहा है। ठीक भाई, तुम दाल वो पात, अगर तुम शेर हो तो वो सवा शेर हो। एक नई एल्गोरिदम आ गई जो आइडेंटिफाई कर लेती है कि माउस किस डायरेक्शन में चल रहा है और रियल है कि फेक है। तो अब नए प्रोडक्ट आ गए कि रियल तरीके से माउस को, जो है कर्सर को मूव कराने वाले। मैंने कहा प्रभु धन्य है, ये आईटी इंडस्ट्री कहां जाएगी है? तो मून लाइटिंग का मतलब था कि एक साथ 2-2 काम करना। तो ऑब्वियस सी बात है, एक साथ 2-2 काम कब करोगे? जब आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। किससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे? सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हमारे देश में टीचर की जॉब को सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? और वो भी 6 पे कमीशन के बाद, उससे पहले नहीं। 6 पे कमीशन के बाद सैलरी, वर्किंग आवर्स 2 घंटे, ऐसा कहा जाता है, मिथ है। मैं तुम लोगों को सही बता रहा हूं, मुझसे भी किसी कमीने आदमी ने बोला था, हाँ प्रोफेसर बन जाओ, बहुत बढ़िया है, 2 घंटे की पढ़ाई, पूरे दिन आराम। मुझे आज वो इंसान मिल नहीं रहा है। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करो मरो, रात में बैठ के पढ़ो ताकि अगले दिन पढ़ा सको। हाँ, और उसके बाद जो और इधर उधर के काम धाम मिलना है वो अलग। कोई कभी मीम आया था, मैं तुम लोग शायद शेयर करता हूँ, कि समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से क्या निकला? हाँ, अमृत का कलश निकला। अमृत का कलश निकला तो उसको जो कहते हैं देवताओं ने पी लिया। और जब पी के जाने लगे तो बगल में एक तो शिक्षक खड़ा था, उसको पकड़ा के चले गए। थोड़ी देर बाद जब राक्षस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत का कलश किसके पास है? शिक्षकों के पास। उन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि सारा अमृत कौन पी गए? शिक्षक। कराओ सालों से काम, जनगणना भी यही करेंगे, पेड़ों की भी काउंटिंग यही करेंगे, पोलियो ड्रॉप भी यही पिलाएंगे, हाँ, मतदाता भी यही गिनेंगे, बीएलओ भी इनको बना दो, इनको जो है कहते हैं सरकारी कोई भी काम हो उसमें लगा दो। शिक्षक मतलब MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है,
चलिए, तो हमें अपने आइडेंटिटी जो डायमेंशन है वो आइडेंटिफाई करना है। उसमें से एक डायमेंशन, फॉर एग्जांपल हमने जॉब सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हाँ, मैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की बात कर रहा था। तो आप अपने संस्था के प्रति कितने वफादार हो सकता है आपकी संस्था आपको पैसे कम दे रही हो पर आपको जॉब सिक्योरिटी मिले, ठीक है ना, आपको फैसिलिटीज मिले, आपको आपके जो सोशल सिक्योरिटी है, वो सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि आपको पेंशन मिल रही है और आपको जो है मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिल रही है रिटायरमेंट के बाद, ये सब सोशल सिक्योरिटीज में आता है। तो अगर ये सब मिले तो आप कह रहे हो ठीक है साहब, 2 पैसा कम सही पर हम यहीं पड़े रहेंगे। शुरुआत में, अब तो बैंक में भी थोड़ा ठीक ठाक सैलरी हो गई है, नहीं तो शुरुआत में लोग बैंक की नौकरी केवल इसी वजह से करते रहते थे। तो वहाँ सिक्योरिटी बढ़ जाती है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपको बच्चों को पढ़ाना है तो उनकी फीस बहुत कम लगती थी या बैंक उसको उठा लेता था, ठीक है। कार लेना है तो लोन बहुत नाम मात्र पे मिल जाता था, घर बनाना है लोन आपको नाम मात्र पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको घर के फर्नीचर्स वगैरह खरीदने हैं तो 0% इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। मतलब ज्यादातर खर्चे बैंक उठाने को तैयार थी उसके। तो ऑब्वियस ही बात है, हम कमा किस लिए रहे हैं? इन्हीं सब चीजों के लिए कमा रहे हैं ना। जब वो सारी हमारी संस्था हमें दे रही तो हम क्यों उसको छोड़ के जाएं? तो ऑब्वियस ही बात है, लोगों का जो लॉयल्टी है, वो कमिटमेंट है, वो किसके प्रति रहेगा? अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रहेगा। प्राइवेट बैंक्स में तो नहीं रहता, सरकारी बैंकों में ज्यादा रहता है। क्यों? कोरोना आया, एक झटके में अगले दिन सवेरे लोग उठे तो उनको पता चला दे आर फायर्ड, नौकरी से निकाल दिया गया है, ठीक। हम लोग साला ये सोच रहे थे चलो कोई बात नहीं, कोरोना में 30 को 1 को नहीं आएगी तनख्वाह, 2 को आ जाएगी, 4, 5, 6 में आ जाएगी, किसी दिन तो आ ही जाएगी ना। हम लोग नौकरी से निकाले जाने की बात ही नहीं सोच रहे थे। हम लोग क्या सोच रहे थे? तनख्वाह कब आएगी? हाँ, लेट आएगी, आ ही जाएगी। बहुत हुआ तो मोदी चचा थोड़ा सा डीए काट लेंगे और क्या करेंगे। पता नहीं कितना भूखा है पैसे का भाई, वो भी सरकारी लोगों के पैसे का। हाँ, 3 डीए काट लिया, बड़ा संतुष्ट है उसको, कहता देखा मजा चखा दिया। अरे हद है यार, दे भी नहीं रहे हो पैसा, ठीक है। चलो, हमें अपने डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है। अब हम जब इन डायमेंशंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हम लोग करते क्या है कि हम लोग फिर एक हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग पे नहीं चलना, हम इसमें भी यहाँ पे भी आके इसकी बुकिश डेफिनेशन भी खोजेंगे और इसकी जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है इसको भी हम फर्दर वो करेंगे। पर एट द सेम टाइम हम इसको थोड़ा समझने के लिए हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चनर पूल को तैयार करेंगे, पूल ऑफ क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? पूल ऑफ क्वेश्चंस। तो डायमेंशंस पे बेस्ड हर एक डायमेंशन के लिए क्या तैयार होगा? अब पूल ऑफ क्वेश्चन, एक संग्रह हम लोग तैयार करेंगे जिसमें बहुत सारे सवाल होंगे हर एक डायमेंशंस के आधार पे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग पहले तो एक काम करेंगे, पूल ऑफ क्वेश्चन के पहले रुक जाओ, पूल ऑफ क्वेश्चन से पहले एक स्टेप और करना है। पहले हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, इसके डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग एक स्टेप मैं ऐसे लिख रहा हूं कि हमें एक हम सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तैयार करेंगे। आप लोगों ने थोड़ा बहुत इंटरव्यू के बारे में पढ़ लिया होगा अब तक ना। 2-3 तरीके के इंटरव्यू होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एक, अनस्ट्रक्चर्ड एक, सेमी स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हुआ, कुछ भी ऐसे गए, जैसे हम लोग दोस्तों के साथ गए, बेटा और भाई क्या हालचाल, कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो, ये वो, ठीक है ना। कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई आपका एजेंडा फिक्स नहीं है, आप गए और लिटरली आपने जो आपके दिमाग में सवाल आया आपने वो पूछ लिया। ये क्या है? ये अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हुआ, आपका सीक्वेंस सेट होगा, आपका एजेंडा फिक्स होगा, आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग सेट होगी, आपको उनकी सीक्वेंसिंग सेट होगी कि आप ये सवाल पूछोगे, फिर ये सवाल पूछोगे, फिर ये सवाल पूछोगे ना। कि पहले आप पूछोगे भाई आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, ये बता सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप काट के खाते हैं तो फिर गुठलियां कहाँ फेंकते हैं, अगर चूस के खाते हैं तो भी गुठलियां कहाँ फेंकते हैं। सीक्वेंस नहीं बदलेंगे आप, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर चल रहे हैं तो आपका कैसा है, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, ठीक। एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, जो दोनों के बीच का है, हमारे एजेंडा फिक्स है, हमारे कुछ मेजर सवाल फिक्स हैं, बट बीच बीच में हम अपना इम्प्रॉम्प्ट क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। हमें जो समुचित लगा हमने वो पूछ लिया।
तो इस तरीके का हम इंटरव्यू तैयार करेंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तैयार करेंगे, जिसमें हमें पता है कि हमें किस डायमेंशन के बारे में लोगों से जाके पूछना है। तो हमें कोई आईटी इंडस्ट्री का बंदा मिल गया और हमें पूछना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट क्या होता है आपके हिसाब से, तो वो बताएगा। फिर पूछेंगे अच्छा ये बताइए कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने कमिटेड हैं, अच्छा आप ये बताइए कि आपके इस कमिटमेंट के पीछे का कारण क्या है। तो कहेगा कि भाई देखो सैलरी अच्छी मिलती है, दोस्त यार अच्छे हैं, हाँ यहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है, यहाँ पे जो कहते हैं क्या नाम है, जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं। तो कहें कुछ ना कुछ ऐसा भी तो होगा ना जो आपको थोड़ा सा खलता होगा कि ये चीज़ होती तो और बेहतर होता। कि हाँ थोड़ा जॉब सिक्योरिटी वाला मसला है कि आज हैं कल सवेरे पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगर ये चीज़ थोड़ा सा इंश्योर हो जाती तो थोड़ा बेहतर हो जाता। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, लोगों से जाके सवाल पूछोगे और उनका जो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का जो आपका एक्सर्प्ट्स होंगे जो आप लेके आओगे, उसको हम लोग बैठ के सुनेंगे और उसमें से बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे अभी जितना मैंने बताया उसमें से सैलरी, वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर, पीयर ग्रुप, हाँ आपके बॉसेस कैसे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट कैसा है, सोशल सिक्योरिटी है या नहीं है, ये सब क्या है। इस तरीके से हम लोग डायमेंशंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक, इन डायमेंशंस को आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, इन डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम अपना क्या बनाएंगे, क्वेश्चन पूल बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, क्वेश्चन पूल। हर एक डायमेंशंस पे कम से कम 10 से 15 सवाल, क्योंकि हम लोग जो स्केल डेवलप कर रहे हैं वो कौन सी डेवलप कर रहे हैं, लिकर्ट स्केल डेवलप कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं, लिकर्ट लाइक स्केल। कौन सी है, लिकर्ट लाइक स्केल। हम लिकर्ट स्केल एग्जैक्टली नहीं डेवलप कर रहे हैं, हम लिकर्ट लाइक स्केल डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, लिकर्ट का जो कंसेप्ट था डेवलप करने का, उनका ये था कि हम एक चीज को कंफर्म करना चाहते हैं कि वो किसी चीज के बारे में कैसा सोचता है, उसकी इवैल्यूएटिव थिंकिंग कैसी है, एटीट्यूड मेजर करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें चीजों को इस तरीके से पूछना है कि हम एक ही चीज को 2 तरीके से या 3 तरीके से घुमा फिरा के पूछेंगे। आप कॉलेज की पढ़ाई से कितना संतुष्ट हैं, 1 से 5। 1 का मतलब बहुत कम, 5 का मतलब बहुत ज्यादा। तो आपने कहा नहीं ठीक है 4 नंबर देंगे, हम संतुष्ट हैं। फिर 2-4 सवाल इधर, कैसा है पढ़ाई लिखाई का एनवायरनमेंट, माहौल कैसा है। चीजें तो वही हुई ना, बस हमने घुमा के कान ऐसे पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, बात एक है। तो हमने घुमा के सवाल पूछा। तो हमें क्या करना है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछना है और उसको क्या करना है, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल, 7 पॉइंट रेटिंग स्केल, 9 पॉइंट रेटिंग स्केल, जितने भी रेटिंग स्केल आप चाहिए वो कर सकते हैं। पर जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल यूज करते हैं। तो हम इस तरीके से अपने क्वेश्चंस का पूल तैयार करेंगे एक ही चीज को पूछने का। ठीक, हाँ थक जाती है सुनते सुनते। ठीक है, तो हम सवाल क्या पूछेंगे उससे कि उसमें सवाल कुछ होगा कि अपने सैलरी स्ट्रक्चर से संतुष्ट हूँ, पूर्णतः सहमत, पूर्णतः सहमत। ठीक है, सैलरी सही समय पर आ जाती है, पूर्णतः सहमत, पूर्णतः सहमत। सैलरी से मेरी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनका आराम से निर्वहन हो जाता है, मतलब जितनी सैलरी मिल रही है उससे मेरा काम आराम से चल जा रहा है। सैलरी से मैं अपने मन मुताबिक बचत कर पाता हूं। तो ये सारी चीजें क्या है, वो यही पूछ रहा है ना कि सैलरी से संतुष्ट हो कि नहीं हो। इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। आज क्या गर्मी ज्यादा है, मुझे पसीना ज्यादा हो रहा है। हाँ ठीक, हम इस तरीके से क्वेश्चन पूल डेवलप कर लेंगे। और क्वेश्चन पूल पे यहीं रुक जाते हैं क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे को भी, तो इतने पे जगह हैं। अब हम लोग कल नहीं, मंडे को उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मंडे को हम लोग से आगे बढ़े। इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आई हो, फ्रॉम द पार्ट ऑफ मेजरमेंट स्केल्स टू दिस लेवल ना। ठीक है, इसको याद रखे रहना। क्यों, क्योंकि भविष्य में अगर मान लिया कभी आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट का एग्जाम देते हो तो क्रेट के एग्जाम में हमेशा एक सवाल आता, ठीक है, कि साहब एक स्केल डेवलप कीजिए, बस यही सब लिख देना है आप। और वो 40 नंबर का सवाल होता है अकेला, अगर सही से लिख दिया तो 20-30 नंबर पक्के हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू।